हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल वंश, जिसको आप लोग इंग्लिश में मुगल डायनेस्टी बोलते हो, जो 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहा। इससे पहले जितना भी मिडवल हिस्ट्री हमने शुरू किया था, उसके सारे वंश सीरियल वाइज आ रहे हैं। पहले आपका गुलाम वंश आया, फिर खिलजी, फिर तुगलक की वीडियो हमने अपलोड करी, फिर लोधी सैयद वंश, फिर लोधी वंश, अब मुगल वंश। इस तरीके से आपको सीरियल वाइज सारी चीजें मिल रही हैं। आज के मुगल वंश में चाहे बाबर हो, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और इस तरीके से होता होता बहादुर शाह जफर तक रहेगा। यानी 1526 से लेकर 1857 तक पूरे का पूरा मुगल वंश का इसमें हमने वर्णन किया है। तो आइए हम लोग मुगल वंश के बारे में जानते हैं। इससे पहले पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल हमारा बाई कोरियर जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, सबका होगा, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग ऑर्डर करवा सकते हैं। कोरियर से आपको ये मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। बाबर की टाइमिंग दोस्तों 1526 से 1530 के बीच भारत की बाबर की टाइमिंग रही है। बाबर का जन्म अगर देखा जाए तो 1480 ईस्वी में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में 1494 में वो बाबर ट्रांस आक्सियाना के फरगना नामक रियासत का राजा बना। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1518 में भीरा के किले पर किया। भीरा का किला दोस्तों आगरा के पास पड़ता था। कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबर का भारत पे पहला आक्रमण, हम पानीपत का समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन पानीपत का उसका पहला आक्रमण नहीं था। पहला आक्रमण भारत पे उसका 1518 में भीरा के किले पर था, और दूसरा आक्रमण 1520-21 में सियालकोट के किले पर था। ये बाबर के भारत में पहले और दूसरे आक्रमण हैं। पहला 1518 में भीरा के किले पर आगरा के पास, दूसरा 1520-21 में सियालकोट के किले पर। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले लोगों के नाम दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बहस भी होती है, आपस में कन्वर्सेशन डिस्कस भी होता है कि क्या बाबर को भारत में किसी ने इनवाइट किया था। यस, 3 लोग थे जिन्होंने बाबर को भारत में इनवाइट किया। नंबर 1 दौलत खान लोधी, नंबर 2 राणा सांगा, नंबर 3 आलम खान। दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार था, गवर्नर ऑफ पंजाब। राणा सांगा एक राजपूत, राजस्थान से राजपूत राजा था। आलम खान इब्राहिम लोधी का चाचा था। इन तीनों लोगों ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया। किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, जो उन दिनों दिल्ली और आगरा पे राज करता था। इन तीनों का एक प्रतिनिधि मंडल दिलावर खान के नेतृत्व में, दिलावर खान दोस्तों दौलत खान लोधी का बेटा था। दिलावर खान के नेतृत्व में इन तीनों का एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड यानी एक प्रतिनिधि मंडल 1525 ईस्वी में बाबर से मिलने के लिए काबुल गया। काबुल में इन दोनों ग्रुपों की मुलाकात हुई। मुलाकात में दिलावर खान एंड कंपनी ने बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर दीजिए, इब्राहिम लोधी की हत्या कर दीजिए, जितना भी धन दौलत आपको वहां से मिल सकती है इतनी दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी। बाबर एक आक्रमणकारी था और उसने प्लान बनाया धन दौलत को लूटने का। उसने कहा कि ठीक है, मैं आक्रमण तो कर दूंगा, बट इब्राहिम लोधी की सेनाएं मुझसे ताकतवर हैं। तब इन तीनों ग्रुपों ने कहा, दिलावर खान की कंपनी ने कहा कि हम आप लोगों की मदद कर देंगे, अगर आप भारत में आक्रमण करते हो इब्राहिम लोधी पर तो हम आपकी मदद करेंगे, हमारी तीनों राजाओं की सेनाएं आपका साथ देंगी। बाबर ने इस पर हाँ कर दी, और उसने इन दोनों के बीच समझौता हुआ था कि बाबर भारत पर आक्रमण करके धन दौलत लूट के ले जाएगा, और जो राजधानी और रियासत बचेगी उसको ये तीनों लोग आपस में बांट लेंगे। ये एक एग्रीमेंट हुआ था और समझौता हुआ कि 1526 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण करेगा। 1 साल का समय तैयारी के लिए मांगा गया, और इन तीनों लोगों को भी सलाह दी गई कि आप लोग भी वापस लौट करके अपनी अपनी तैयारियां सेनाओं के साथ मजबूत कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। बाबर के युद्धों से संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर के कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं। 26, 27, 28, 29 और 30। पहले 26 में देखेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध और 30 में इसकी मृत्यु होती है।
इसमें कई बार सीरियल आता है, युद्धों का सीरियल आता है। कभी पूछते हैं 26 में कौन सा हुआ, 28 में कौन सा हुआ, 27 में कौन सा हुआ। कभी पूछते हैं खानवा का कब हुआ, चंदेरी का कब हुआ। तो इस टाइप से कई बार सीरियल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसके लिए हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक रहेगी आपकी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप नॉर्मली याद भी रख सकते हो और इसी के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पानी पिया से रहेगा दोस्तों पानीपत का युद्ध, खाना खाया से रहेगा खानवा का युद्ध, चांद देखा से बन जाएगा चंदेरी, घर गया से बनेगा आपका घाघरा का युद्ध और मर गया से आपकी इसकी बाबर की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस के सहारे आप इनका सीरियल समझ सकते हो, क्योंकि डेट में देखो कोई गैप नहीं है। अगर डेट कंटिन्यू है और इस ट्रिक के सहारे आप इन सारे युद्धों का सीरियल बना सकते हो तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक था। और एक बात और दोस्तों, इब्राहिम लोदी लोधी वंश का एकमात्र राजा था या पहला राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र अब तक का दिल्ली का या आगरा का सुल्तान रहा था। दोस्तों इसमें बाबर ने कहते हैं कि तोपखानों का प्रयोग किया, भारी लेवल के ऊपर बमबारी की गई, बारूद का प्रयोग किया गया और इब्राहिम लोदी एकदम से घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे बाबर की यहां जीत सुनिश्चित हो गई। लेकिन एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, जिन तीनों लोगों ने उसको इनवाइट किया था उन तीनों में से किसी ने भी बाबर की मदद नहीं की थी और बाबर इस युद्ध को हारते हारते जीत गया था। लेकिन उसने वायदा कर लिया था कि उन तीनों लोगों को जब तक वो हराएगा नहीं, भारत से वापिस नहीं जाएगा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की इसमें हार हुई। 1528 में हुआ दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध फिर बाबर और मेदिनी राय भी एक राजपूत राजा था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत और मेदिनी राय की हार हुई। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी की बाबर ने हत्या कर दी और इस युद्ध में भी बाबर की जीत और महमूद लोदी की हार हुई। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु। दोस्तों खाने में जहर मिलाने से, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि इब्राहिम लोदी की जैसे ही हत्या की गई, इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने वही कसम उठाई थी कि मैं बाबर की हत्या करके दम लूंगी और उसने बाबर की महल में एंट्री करने में वह कामयाब हुई। रसोइये के रूप में उसने काम करना शुरू किया और एक शाम बाबर के खाने में जहर मिला करके उसने उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। उसके बाद मृत्यु के बाद बाबर दोस्तों दो जगह दफनाया गया। यही भारत का एकमात्र राजा या सुल्तान रहा है जिसको दो जगह दफनाया गया हो। पहले उसे आगरा में दफनाया गया और आगरा में जहां दफनाया गया उस जगह को नूर ए अफगान कहते हैं, यानी उसे आराम बाग भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखने लायक है, नूर ए अफगान या आराम बाग किस व्यक्ति की दफनाए जाने की जगह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो सकता है। पहले उसे आगरा में दफनाया गया, फिर उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया। यह कहा जाता है कि उसने अपने विल में कहा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, यानी यही एकमात्र दिल्ली या आगरा का राजा था जिसे दो जगह दफनाया गया। उसके बाद है दोस्तों तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी बाबर के ऊपर लिखी गई बहुत बड़ी किताब मानी जाती है। गजे बाबरी, बाबर का रोड यानी सड़क को मापने का पैमाना, सड़क मापने का पैमाना। दो चीज ध्यान रखना है, तुजुके बाबरी उसके ऊपर लिखी गई किताब थी और गजे बाबरी बाबर के द्वारा सड़क मापने का एक पैमाना बनाया गया था। गोले बारूद और तोपखानों का प्रयोग करने वाला पहला राजा जिसने भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए गोला बारूद और तोपखानों का प्रयोग किया, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये दोनों इसके तोपची हुआ करते थे जिन्होंने तोपखाने चलाने का काम किया था पानीपत के युद्ध में। पानीपत का युद्ध कहते हैं वो तोपखाने और गोला बारूद की वजह से जीत गया, अदरवाइज उसकी हार यहां निश्चित मानी जाती थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में उसने सर्वप्रथम तोपखाने और गोला बारूद का यूज किया, लेकिन बाबर खुद ये भी कहता है कि उसने यहां से पहले भीरा के किले में भी
के युद्ध में भी उसने इन चीजों का प्रयोग किया था। हुमायूं की टाइमिंग दोस्तों 1530 से 1540 और 55 से 56, यानी 30 से 40 और 55 से 56, दो टाइमिंग में हुमायूं का कार्यकाल रहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, किस मुगल राजा ने, किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज किया, एक बार और दूसरी बार। ये क्वेश्चन भी हुमायूं का होता है। सबसे पहले 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने तीनों भाइयों कामरान, हिंदल और अस्करी, ये हुमायूं के 3 और भाई थे, 4 भाई टोटल थे ये। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल, ये कहा जाता है उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी, जो अपने पिता से उसको राज्य मिला था उसको अपने अपने तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया और खुद का एक हिस्सा रख लिया। अब जब चारों भाइयों में राज्य बंटा तो राज्य के साथ साथ सेना भी बंटी, और सेना बंटने के साथ साथ हुमायूं की राज्य कमजोर होने लगा, और जब उसे अपने भाइयों की जरूरत पड़ी तो किसी भी भाई ने उसकी ज्यादातर मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो चौसा का युद्ध, बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध, सारे युद्ध शेरशाह सूरी से हारता चला गया और अंत में भारत छोड़कर उसको भागना पड़ा। राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं के पास एक राखी भेजी थी। कई बार क्वेश्चन आता दोस्तों इस टाइप का, राणा सांगा की जो विधवा पत्नी थी, क्योंकि राणा सांगा वही है जिसे बाबर ने खानवा के युद्ध में जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उसकी विधवा पत्नी ने हुमायूं को एक राखी भेजी, रक्षाबंधन के आधार पर एक राखी भेजी और उससे मदद मांगी, हेल्प मांगी। राणा सांगा की पत्नी की राखी मिलते ही हुमायूं अपनी सेना के साथ चला गया और उसने गुजरात के राजा बहादुर शाह के साथ युद्ध किया, और गुजरात के राजा बहादुर शाह जो राणा सांगा के साम्राज्य को परेशान करता था, उसको युद्ध में उसको बुरी तरह हराने की कोशिश की, जिसके बाद बहादुर शाह ने एक समझौता किया और समझौते के आधार पर राणा सांगा की विधवा पत्नी के साम्राज्य और बहादुर शाह के बीच में एक छोटा मोटा समझौता हुआ। ये एक हुमायूं की मदद राणा सांगा के साम्राज्य को कई बार देखी जाती है। उसके बाद चुनार का युद्ध, दोस्तों ये चुनार का युद्ध 1532 में जो हुआ, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1530 में जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, कुछ राज्यों और रियासतों में ये सवाल पैदा होने लगा कि क्या हुमायूं बाबर जैसा शक्तिशाली है। कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल होगा, क्योंकि सेना तो उसी की है उसके पास और बेटा भी उसी का है, तो शक्तिशाली होगा। कुछ ये वो लोग थे जो ठीक ठाक साम्राज्य को चले देखना चाहते थे, लेकिन एक ग्रुप ऐसे राजाओं का भी था जो ये मानते थे कि हुमायूं हुमायूं और बाबर बाबर था, इसलिए हुमायूं शक्तिशाली नहीं है, तो क्यों ना हम हुमायूं से युद्ध करें, अगर हार गए तो समझौता कर लेंगे और अगर जीत गए तो दिल्ली और आगरा का राज्य हमारा हो जाएगा। शेरशाह सूरी उन्हीं में से एक था। शेरशाह सूरी बिहार के एरिया में राज्यपाल के रूप में तैनात था, जो बाबर के समय भी था और हुमायूं के समय भी रहा। शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति था जिसने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह जब हुआ तो हुमायूं के लिए ये टर्निंग पॉइंट था। हुमायूं की यह अग्नि परीक्षा थी। अगर हुमायूं इस युद्ध में शेरशाह सूरी को सबक सिखा देता तो आगे कोई भी छोटा मोटा राज्यपाल या गवर्नर हिम्मत नहीं करता विद्रोह करने की, और अगर यहाँ हुमायूं शांत बैठ जाता तो एक के बाद एक विद्रोह होते जिसको दबाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। तो हुमायूं ने अपनी पूरी मुगल सेना ली और शेरशाह सूरी के ऊपर अटैक कर दिया। चुनार के किले से शेरशाह सूरी राज्य चलाता था। चुनार का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की हार हुई और हुमायूं की इसमें जीत हुई। इसके बाद एक समझौता हुआ। समझौते के आधार पर शेरशाह सूरी को माफ करना था, उसके कुछ किले, उसकी कुछ सेना, उसके घोड़े, हाथी, धन दौलत लेकर के उसको छोड़ने का प्लान था। लेकिन ये कहते हैं कि एट ए टाइम जब समझौता चल ही रहा था तो हुमायूं को किसी ने ये बहकावे में ला दिया कि शेरशाह सूरी दोबारा फिर विश्वासघात कर सकता है, तो इसलिए आप इससे कोई गारंटी रख लो। और कहते हैं कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी के सामने शर्त रखी कि आप अपने बड़े बेटे को मेरे पास गिरवी रखोगे, जब तक बेटा गिरवी रहेगा तुम विश्वासघात दोबारा नहीं करोगे। दोस्तों यहां से टर्निंग पॉइंट बनता है। ये भी हुमायूं की एक बड़ी भूल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये बेटा गिरवी नहीं रखाया जाता तो शेरशाह सूरी हमेशा घबराता और हुमायूं चौकन्ना रहता कि शेरशाह सूरी गलती तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसका बड़ा बेटा गिरवी रखने के बाद हुमायूं निश्चिंत हो गया और शेरशाह सूरी के मन में अपमान की और बदला लेने की और बेटे को छुड़वाने की जो आग थी वो एक नए तरीके से पैदा हो गई, जिसके बाद हुमायूं निश्चित होकर के अपने एक नगर बसाने में लग गया, जो नगर उसने दिल्ली के अंदर बनाया था,
दीन पनाह के नाम से। और शेरशाह सूरी इस मौका फायदा उठा करके 4-5 सालों तक अपनी सेना की बढ़ोतरी में लगा रहा और एक समय ऐसा आया जब शेरशाह सूरी की सेनाओं ने हुमायूं को भारत से निकालने में कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं 1539 में चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। दोस्तों कई बार आता है चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? करमनासा। यह करमनासा नदी के किनारे हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं की बुरी तरह हार हुई थी। हुमायूं को मृत समझकर छोड़ करके वो लोग करमनासा नदी के किनारे छोड़कर चले गए। एक भिस्ती दोस्तों किश्ती चलाने वाले को बोलते हैं, नाविक को बोलते हैं, जो लोगों को नदी पार करवाता है। एक भिस्ती ने हुमायूं को नदी के किनारे तड़पते हुए युद्ध के मैदान में देखा, उसने उसे किश्ती में बैठाया और नाव में बैठाकर अपने घर ले गया। इस प्रकार हुमायूं की यहाँ जान बची। एक साल बाद 1540 में फिर युद्ध हुआ, बिलग्राम या फिर इसे कन्नौज भी कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध अगेन फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं की इसमें हार हुई। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। यहां से हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और उसके तीनों भाइयों में भी उसको कोई खास सपोर्ट नहीं हो पाई। इस तरीके से दिल्ली की और आगरा की गद्दी शेरशाह सूरी के रात में आ गई। यहां से सूरी वंश की शुरुआत हुई, सूरी डायनेस्टी यहां से स्टार्ट हुआ। 1542 में जब हुमायूं भारत से ईरान यानी पर्सिया जा रहा था, तो 1542 में एक जगह है रास्ते में अमरकोट। अमरकोट नामक स्थान पर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रखा गया। बाद में जाकर के ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बना। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। 1555 में हुमायूं ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 तक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में एक तोपखाने के गोला बारूद के फटने से हुई। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके बेटे को गद्दी पर बैठाया गया और उसका बेटा बड़ा दूसरा बेटा था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी जैसा शक्तिशाली नहीं था। मौके का फायदा उठा करके हुमायूं ने इस्लाम शाह को युद्ध में हराया और भारत में नए तरीके से मुगल डायनेस्टी को पुनर्स्थापित किया। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हुई। इस पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरने से उसकी मृत्यु आमतौर पर बताई जाती है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने उसका मकबरा बनवाया दिल्ली के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, हाजी बेगम ने उसका मकबरा बनवाया था। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो बिना ताज का बादशाह था, क्योंकि भारत से निकलने के बाद बादशाह तो था बट उसके पास राजगद्दी नहीं थी। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना करवाई। मीना बाजार की स्थापना दिल्ली में उसी ने करवाई थी। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन अलग अलग कलर के वो कपड़े पहना करता था। उसके बारे में स्टेटमेंट क्या क्या है? उम्र भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए ही मर गया। उसने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, उनसे कभी उबर नहीं पाया। हुमायूं को बाबर से फूलों का सिंहासन नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला। ये आमतौर पर स्टेटमेंट इसके बारे में बोले जाते हैं। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर का कार्यकाल, जैसा आप लोग बाबर का, हुमायूं का कार्यकाल आपने देखा, अकबर का कार्यकाल उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि अकबर एक ऐसा राजा माना जाता है जिसको मुस्लिम समुदाय तो उसको समर्थन करता ही करता था, कुछ हद तक हिंदू समुदाय ने भी समर्थन किया, चाहे वो उसकी पॉलिटिक्स ही रही, बट कुछ हद तक हिंदुओं को वो अपने पक्ष में ला पाया। अकबर के कार्यकाल में शुरू से देखिए 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी, ये अकबर का कार्यकाल है, लगभग 50 साल। क्योंकि मुगल डायनेस्टी में यानी मुगल वंश में अकबर और औरंगजेब दोनों के कार्यकाल लगभग 50-50 साल रहे हैं, ज्यादा कार्यकाल इन्हीं के थे। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में उसका जन्म हुआ था, जब अकबर के पिता हुमायूं और उसकी माता हमीदा बानो भारत में हार करके शेरशाह सूरी से भारत छोड़कर जा रहे थे, तो रास्ते में अकबर का वहां जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम
बेगम हमीदा बानो था। पिता तैमूर के खानदान से संबंध रखता था, तो माता का संबंध जो है वो चंगेज खान से था। देखिए, माता चंगेज खान के वंश से थी, पिता तैमूर खान के वंश से था, और इसलिए जो अकबर था उसका संबंध तुर्कों से भी था और मंगोलों से भी था। दोनों चीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद अकबर के राज्याभिषेक की अगर बात करें, क्योंकि 1556 में जब हुमायूं ने दोबारा सत्ता स्थापित कर ली, तो अपने महल के अंदर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उसके बाद राजपाट अकबर के हाथों आना था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के द्वारा किया गया, जिसके साथ उसका पालन पोषण और बचपन बीता था। उसी की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम ने उसका राज्याभिषेक करवाया था। ये चीज याद रखना, अकबर का राज्याभिषेक किसकी देखरेख में हुआ था? बैरम खान की देखरेख में। जगह कलानौर है और तारीख समय अगर होगा तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को अपना वजीर और अपना संरक्षक यानी मंत्री और अपना गार्जियन दोनों नियुक्त किया, और उसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित भी किया। जैसे ही अकबर ने राज्याभिषेक होने के बाद यानी अपने आप को राजा के रूप में प्रमोट किया, तो वह नाबालिग था, उसकी एज कम थी, क्योंकि 1542 में पैदा हुआ और 1556 में राज्याभिषेक हुआ। इसकी एज यहाँ 14 वर्ष थी और अकबर नाबालिग था। इसकी वजह से उसका गार्जियन संरक्षक नियुक्त किया गया बैरम खान को, और साथ में बैरम खान उसका वजीर भी बना। हालांकि यह सिलसिला 4-5 साल ही चला। 1560 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु के साथ यह सिलसिला समाप्त हो गया। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में सबसे पहली घटना 1562 ईस्वी में अकबर का पहला अजमेर दौरा हुआ था। इसके अलावा एक और घटना है, वो 1560 में है, जब बैरम खान की हत्या हुई थी। बैरम खान का सीन क्या था? अकबर जब 1556 ईस्वी में राजा बना, तो इसके साथ बैरम खान वजीर बना, 4 साल तक संरक्षक भी बना। 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले में एक तरफ अकबर बड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ जो बैरम खान था वो उसके सारे काम देख रहा था। जब जो राज्य के जो लोग थे जिनको अकबर से प्रॉब्लम थी, वो बैरम खान को आगे जाकर के अकबर की बुराई करते थे, और जिनको बैरम खान से प्रॉब्लम थी वो अकबर के आगे जाके बुराई करते थे कि महाराज आप ही राजा हो, इसको कुछ भी नहीं पता, ये आपके राज्य को डुबो देगा। इस तरीके से दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। एक बार कहते हैं कि राज्य के दरबार के अंदर ही राज दरबार लगा हुआ था, अकबर और बैरम खान के बीच में बहस हो गई और डिबेट इस हद तक पहुंच गई कि बैरम खान ने अकबर को यह कह दिया कि जो व्यक्ति आपको राजा बना सकता है वो राजगद्दी से उतार भी सकता है। ये बात अकबर को पिंच हो गई और उसने महसूस किया कि हो सकता है बैरम खान के दिमाग में कोई षड्यंत्र है और वो उसको मरवा ना दे। तो रातों रात अकबर अपने आगरा से महल से शिकार के बहाने निकला और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद अकबर ने आदेश जारी किया कि मैं बैरम खान को वजीर और संरक्षक दोनों पदों से सस्पेंड करता हूं यानी हटाता हूं, और उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सैनिक बनकर के सेवा करे या फिर वो हज की यात्रा पर निकल जाए। अब जिस व्यक्ति ने इतने बड़े पद पर काम किया हो वो व्यक्ति सैनिक के रूप में तो काम नहीं करेगा, तो उसने अपना हज का रास्ता अपना लिया। अब जब वो हज पर निकला तो कहते हैं कि जब वो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचा तो वहां किसी अफगान विरोधी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। एक पक्ष ये भी कहता है कि यह व्यक्ति अकबर का ही था जिसने अपने राज्य से निकलने दिया उसको और उसका पीछा करता रहा ताकि अकबर के ऊपर बुराई ना आए, और जैसे ही वो बाहर निकला उसकी हत्या कर दी। अलग अलग पक्ष इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं, लेकिन बैरम खान का चैप्टर 1560 में क्लोज होता है। बैरम खान का बेटा जो रहीम खान था और उसकी जो पत्नी थी बैरम खान की, उसके साथ अकबर ने विवाह कर लिया और बैरम खान का बेटा अकबर का सौतेला पुत्र भी कहलाया। आगे देखते हैं। पहला अजमेर दौरा 1562 में उसका हुआ। 1562 में ही अकबर ने एक आदेश जारी किया जिसमें युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। स्लेव सिस्टम क्या होता था, जैसे एक पार्टी ये है
और एक राजा ये है। दोनों राजाओं के बीच में जब युद्ध होता था तो मान लो ये राजा जीत गया, इसकी हार हो गई, इसकी सेना के जितने भी सैनिकों को ये लोग बंदी बना लेते थे वो सारे दास कहलाते थे, गुलाम कहलाते थे। तो अकबर ने यह आदेश पारित किया कि युद्ध बंदी जो भी होंगे उनको दास बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। जो होली विजिट पर टैक्स होता था, हिंदू या दूसरे धर्म के लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो उन पर टैक्स लगता था, इसको समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, जो नॉन मुस्लिम टैक्स था, जो नॉन मुस्लिम टैक्स था। राज्य के अंदर मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों पर अपना धर्म अपनाने के लिए यह टैक्स लगता था, तो इसको समाप्त कर दिया। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना उसने की। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना उसके द्वारा की गई और 1571 में फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी जो है वो यहां पर बना। और इसी समय 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण, ये भी याद रखना, 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि गुजरात का युद्ध अकबर ने जीता था और गुजरात युद्ध जीतने की खुशी में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ये याद रखना। 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा को आरंभ उसने किया। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जिसको धर्म संसद का नाम भी दिया गया बाद में जाकर के। इबादत खाना महल के अंदर नमाज पढ़ने का एक कक्ष होता था, जिसको नमाज कक्ष या इबादत खाना का नाम दिया गया। 1576 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, जिसको धर्म संसद के रूप में बनाया गया। 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की घोषणा करी। दीन ए इलाही एक ऐसा धर्म था जिसमें 5 नियम हिंदू धर्म के और 5 नियम मुस्लिम धर्म के लेकर के 10 नियम लेकर इसको बनाया गया। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी अगर बोलेंगे तो फिर आपका आंसर बिरबल आएगा। मान सिंह से रिक्वेस्ट की थी अकबर ने, बट उसने मना कर दिया और बिरबल ने इसको अपनाया था, ये भी याद रखना। 1582 ईस्वी में टोडरमल, जो भारत के अंदर भूमि जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं, भूमि सुधार का सबसे महान व्यक्ति हुआ है, जिसने पहले शेरशाह सूरी के समय काम किया और फिर राजा अकबर के राज्य में आया। टोडरमल ने दहसाला प्रणाली को लागू किया। दह का मतलब 10 होता है, साला का मतलब यहाँ साल होगा। एक ऐसा टैक्स जो 10 साल में एक बार दिया जाए, इसको दहसाला प्रणाली कहा गया, इसको शुरू किया गया। अकबर के सैन्य अभियानों की अगर बात करें, अकबर के सैन्य अभियान काफी थे। उसने लगभग 13-14 अभियान अपने जीवन काल के अंदर किए थे। पहला अभियान 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान उसका था और इस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था। दूसरा अभियान अकबर का चुनार का अभियान था। मुगल सेना का नेतृत्व इसमें आसफ खान के द्वारा किया गया था। तीसरा अभियान अकबर का 1564 में था, गोंडवाना का अभियान था। मुगल सेना का नेतृत्व यहाँ भी आसफ खान और वीर ने किया, जिसने वीर नारायण को, गोंडवाना के राजा को हरा दिया था। चौथा अभियान उसका 1562 ईस्वी से 70 ईस्वी तक, यानी 8 साल तक चला। इस अभियान में राजपूत राज्यों को अकबर ने अपने अधीन किया था, जिसमें आमेर 1562, मेड़ता 1562, मेवाड़ 1568, हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप के साथ युद्ध 1576, रणथंभौर 1569, कालिंजर 1569, मारवाड़ 1570, जैसलमेर 1570 और बीकानेर का युद्ध 1570। ये राजपूत अभियान थे उसके, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप वाला ये सर्वश्रेष्ठ था, जिसमें महाराणा प्रताप हालांकि हार गए थे, मुगल सेना जीत गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। इसी में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक
और महाराणा प्रताप के हाथी का काफी वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का समर्थन अकबर को, और बाद में महाराणा प्रताप को बचाने का श्रेय भी उन्हीं को गया। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ये देख लेना। 5वां अभियान 1571 ईस्वी में गुजरात का अभियान था। इस समय यहाँ का राजा मुसफर खां तृतीय था। 6वां अभियान 1574 से 76 बंगाल और बिहार के शासक दाऊद खान के विरुद्ध मुगल सेनापति मुनीफ खान ने किया था। 7वां अभियान 1581 काबुल के राजा हकीम मिर्जा को मान सिंह व अकबर ने हराया था। 8वां अभियान 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खान याकूत खान को मुगल सेनापति कासिफ खान और भगवान दास के द्वारा हराया गया। 9वां अभियान 1591 सिंध के राजा जानी बेगम को मुगल सेनापति अब्दुल रहमान खान ने पराजित किया। 10वां शासक अभियान 1590-91 में उड़ीसा के शासक निसार खान को मुगल सेनापति मानसिंह ने हराया था। 11वां अभियान 1595 बलूचिस्तान के राजा शासक पन्नी अफगान को मुगल सेनापति मीर मासूम ने हराया। 12वां अभियान 1595 कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सूबेदार शाहबेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया था। 13वां अभियान खानदेश का था 1591 में, उसके साथ अहमदनगर का 1597 से 1600 और असीरगढ़ का किले पर आक्रमण, जो अकबर का आखिरी युद्ध था जिसमें मीर बहादुर को हराया था। ये 13 अभियान अकबर ने चलाए थे, जिसमें काफी सारे युद्ध उसने लड़े, और अकबर अपने जीवन में कहते हैं ज्यादातर युद्ध, सभी युद्ध आमतौर पर जीत गया था। और उसने किसी भी युद्ध का नेतृत्व खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, किसी का मान सिंह, किसी का अफगान, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा उसके युद्ध को मतलब प्रदर्शित किया गया और उसके नेतृत्व को किया गया था। अकबर के अन्य कार्य, कुछ और भी काम थे जो अकबर के फेमस रहे। भू राजस्व वसूल करने के लिए किरोड़ी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति। अकबर के राज्य में जो भू राजस्व था, जमीनी टैक्स जो था, उसको वसूल करने के लिए किरोड़ी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति हुई। कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया था, और 3 भाग कौन से थे? पोलज, चाचर और बंजर। पोलज, चाचर, बंजर। पोलज वो भूमि होती थी जिस पर प्रति वर्ष खेती होती थी। चाचर जिसमें 1 या 2 साल बाद छोड़कर कृषि होती थी। बंजर जिसपे कृषि नहीं होती थी। यानी इनका टारगेट था पोलज की जो अक्षमता थी, जो कैपेसिटी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, उसको बढ़ाया जाए, चाचर को पोलज बनाया जाए और बंजर को कम से कम चाचर बनाया जाए। इस तरीके से बांटा गया था ताकि हर जमीन को उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सहयोग मिले, और उसी जमीन को उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सुधार और सुविधाएं मिले। देसाला प्रथा की शुरुआत इसने की, जो मैंने आपको बताया था। अकबर के दरबार का दौरा करने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिच। याद रखना, अकबर के दरबार का दौरा करने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। इसके साथ साथ आप कुछ और चीजें भी अकबर के समय से संबंधित आप देख सकते हो। जितने भी लोक जन के कार्य थे वो भी काफी सारे इनके द्वारा करवाए गए थे। अकबर के 9 रत्नों की अगर बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में सबसे फेमस था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा और आईना ए अकबरी लिखी थी। ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आएगा फैजी, जो अबुल फजल का छोटा भाई था, और अकबर ने फैजी को अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर का गुरु भी बनाया था। ये काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति माना गया। तीसरा नाम था बिरबल। बिरबल जो अकबर का सहयोगी था, साथी था, संकट मोचक के रूप में था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू भी कहलाया। चौथे नंबर पर था टोडरमल, जो अकबर का वित्त और एग्रीकल्चर मंत्री था, जिसने देहसाला प्रथा और एग्रीकल्चर रिफॉर्म करवाए थे। 5वें नंबर पर राजा मानसिंह था, जो अकबर के लिए एक अच्छे सच्चे सलाहकार के रूप में रिलेटिव होने के नाते उसको समर्थन था। 6ठे नंबर पर था तानसेन,
जो बड़ा संगीतज्ञ रहा, म्यूजिशियन रहा ग्रेट। रहीम खान खाने खाना, जो टोडरमल के बाद, तानसेन के बाद नंबर रहीम खान का भी आता है। रहीम खान बिरबल और तानसेन की तरह उसकी काफी वैल्यू थी अकबर के दरबार के अंदर, और अकबर ने जब रहीम खान के पिता की हत्या का क्रेडिट अपने आप को लेने से मना कर दिया तो दरबार में काफी सारी आवाजें उठी। कुछ लोगों ने कहा कि उसने, अकबर ने बैरम खान को मरवाया है, कुछ लोगों ने कहा कि अफगानी विरोधियों ने मारा है। इस बात को देख करके रहीम खान को उसने अपना पुत्र बनाया सौतेला, और बैरम खान की पत्नी के साथ अकबर ने विवाह किया। तो रहीम खान का नाम भी काफी फेमस रहेगा। मुल्ला दो प्याजा जो उसके धार्मिक कार्यकर्ता था, और फकीर अजीजाउद्दीन ये भी उसके एक नवरत्न के रूप में था। ये 9 नवरत्न 9 नाम आपको मिलेंगे। कुछ लोग एक दो का नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन वो नाम चेंज नहीं होता, व्यक्ति यही है, किसी का उपनाम कभी कभी किताबों में डाल दिया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारे हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर की नीतियों में एक सुलह एक कुल की नीति भी रह जाती है। सुलह एक कुल जो हिंदू धर्म के साथ वैवाहिक संबंध अकबर ने बनाए थे, उसको आप लोगों तरह इसमें नीति के दौरान माना जाता है। तो अकबर के चैप्टर में आपको ये तमाम वो चीजें दिखेंगी। उसके बाद बात आती है जहांगीर की। अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम उर्फ जहांगीर गद्दी पर बैठा। हालांकि अकबर कभी नहीं चाहता था कि जहांगीर गद्दी प्राप्त करे, क्योंकि जहांगीर अकबर के बेटों में सबसे निकम्मा, शराबी, आवारा, अफीम का सेवन करने वाला और नकारा बेटा था। अकबर नहीं चाहता था उसको गद्दी मिले। अकबर ने अपने दूसरे बेटों को जब मरते हुए देखा, दूसरे बेटे जब मारे गए, तो अकबर ने डायरेक्ट जहांगीर की जगह उसके बेटे को गद्दी सौंपने के लिए मान सिंह के साथ प्लानिंग बनाई, लेकिन अकबर की एट ए टाइम आकस्मिक मृत्यु होने की वजह से जहांगीर को राजा बनाया। इसमें देखिए 1605 ईस्वी से 1627, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जो जहांगीर का कार्यकाल था, इसमें काफी सारे ऐसे काम हुए जो उसके लिए फेमस रहे। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी को हुआ था, जिसके पिता अकबर थे। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता मरियम उज जमानी थी। याद रखिएगा, जहांगीर के पिता का नाम अकबर तो माता का नाम मरियम उज जमानी था। जहांगीर का शिक्षक अबुल फजल का भाई जैदी था, जो मैंने अभी अकबर के नवरत्नों में आपको बताया था। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। अगर आप ये कहें मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन जब गोल्डन ईरा की बात करते हैं तो मुगलों में गोल्डन ईरा भी 2 थे। पहला गोल्डन ईरा जहांगीर वाला और दूसरा गोल्डन ईरा जागे रहेगा आपको शाहजहां का। लेकिन जहांगीर का गोल्डन ईरा जो था, स्वर्ण युग था, वो चित्रकला का था, आर्किटेक्चर का था, और शाहजहां वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण कला का। तो ये गोल्डन ईरा वाला क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जहांगीर का विवाह, जहांगीर का पहला विवाह आमेर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से 1885 ईस्वी में 1685 ईस्वी में हुआ था। बड़े पुत्र खुसरो का जन्म इस मानबाई से ही हुआ था, यह भी याद रखना है। जहांगीर का नूरजहां से विवाह, बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अनेक विवाह किए, जिनमें शेर खान की विधवा पत्नी मेहरुनिसा का नाम भी था। अब देखिए, जो नूरजहां था, नूरजहां का सेनापति था शेर अफगानी। शेर अफगानी, शेर खान भी कहते हैं इसको। शेर अफगानी था और सेनापति था ये जहांगीर का। शेर अफगानी की पत्नी थी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, जहांगीर ने कहा कि मुझे मेहरुनिसा से शादी करनी है। शेर अफगानी ने कहा कि सर ये मेरी पत्नी है, मेरे जीते जी आप ये नहीं कर सकते। तो जहांगीर ने, कहते हैं, शेर अफगानी की हत्या करवा दी और उसकी विधवा पत्नी मेहरुनिसा से विवाह कर लिया, और बाद में जाकर के उसका नाम बदल करके नूर जहां रखा गया, और उसको बादशाह बेगम का
टाइटल मिला। ये दोनों चीजें याद रखना। मेहरुनिसा का नाम बदल कर क्या रखा गया? नूरजहां। नूरजहां का पहले क्या नाम था? मेहरुनिसा। किसकी पत्नी थी? शेर अफगानी की। टाइटल कौन सा दिया गया उसको? बादशाह बेगम का। जंजीर ए आदिल उसका महत्वपूर्ण काम है। जंजीर ए आदिल, जहांगीर ने आगरा के किले से कुछ दूर एक स्थान से आगरा के किले तक घंटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर यानी गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस जिसको कहा गया थी, पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। इसका लॉजिक क्या मैं बता देता हूं। इसमें क्या था, जैसे मान लो ये है, ये राजा का महल है। अब यहां पर किसी जगह पर कोई दीवार पर एक घंटी लगा दी जाती थी, एक जंजीर होती थी सोने की, उसके ऊपर घंटियां लगी होती थी और इसकी कनेक्टिविटी राजा के महल यानी उससे कमरे तक होती थी। जब भी राज्य का कोई विरोध में कोई अपराधी होता था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो जनता को तंग करता था, या राजा के मंत्री संतरी वजीर जब जनता को तंग करते थे, तो जनता को जब इसकी शिकायत करनी होती थी, वो इस घंटी को चैन को हिलाकर घंटी बजाता था, जिसकी बात राजा तक पहुंचती थी और राजा सामने आकर के उसकी फरियाद सुन करके उसके साथ न्याय करता था। इस वजह से इसे न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर ए आदिल, ये सारे नाम इसको इसलिए दिए गए थे। अनोखा, बिल्कुल अनोखा सा काम था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की परमिशन 1611 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में, जो 1608 ईस्वी में पहुंचा, 1609 से लेकर के 1611 तक 2 साल उसके दरबार में रहा और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति 1611 में दे दी थी। प्रथा की अगर बात करें तो जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा नाम की प्रथाएं चलवाई थी। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी में की थी। याद रखना, तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई। जहांगीर द्वारा सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया और लाहौर की मस्जिद का निर्माण। जहांगीर के द्वारा बनाए गए इमारतों में अकबर का मकबरा और सिकंदरा में और लाहौर की मस्जिद का निर्माण भी इसमें फेमस रहेगा। जहांगीर अपने आप में बहुत बड़ा चित्रकार था। यह कहते हैं कि चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था कि अगर किसी चित्रकार ने 2-3 चित्रकारों ने मिलकर कोई मूर्ति बनाई हो, एक ने चित्रकार ने उसका हाथ और एक ने उसका पांव बनाया हो, तो जहांगीर ये बता देता था कि हाथ उस चित्रकार ने बनाया है और पांव उस चित्रकार ने। जिसमें जिस राजा की रुचि होती थी, उस राजा के राज्य में उसी प्रकार के लोगों को संरक्षण होता था। ये भी याद रखना है। जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह। जहांगीर का पुत्र खुसरो, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर के जितने भी बेटे थे उनमें सबसे नाकारा जहांगीर था। सबसे नाकारा जहांगीर था। बाकी बेटों के युद्धों में जब मृत्यु हो गई तो अकबर ने प्लान बनाया कि जहांगीर तो सबसे नाकारा है, उसको तो हम गद्दी नहीं देंगे। तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसकी प्लानिंग चली अकबर की कि अकबर चाहता था कि जहांगीर को हम बिल्कुल बाइकाट कर देते हैं और सीधा राजगद्दी हम खुसरो को देंगे। और खुसरो का पालन पोषण किसके पास हो रहा था? राजा मानसिंह के पास हो रहा था। ये प्लानिंग चल रही थी, मानसिंह के पास प्लानिंग हो रही थी। तो अब जब इतना सारा काम हुआ तो खुसरो के दिमाग में वो सारी चीजें भर दी गई जो जहांगीर के खिलाफ थी। खुसरो के दिमाग में जहर भर दिया गया जहांगीर के खिलाफ, ताकि जहांगीर को वो आसानी से गद्दी रास्ते से हटा पाए। लेकिन अकबर की अचानक मृत्यु हो गई और जहांगीर को गद्दी मिल गई। जब जहांगीर को गद्दी मिली तो खुसरो ऑटोमेटिकली उससे नफरत करता था, तो खुसरो ने उसका विद्रोह कर दिया। जब खुसरो ने उसका विद्रोह किया तो जहांगीर ने उसके विद्रोह को दबा दिया। देखिए, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र ने विद्रोह किया। खुसरो आगरा के किले से भाग निकला और तरन तारण नामक स्थान पर सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया, वह आर्थिक मदद भी की। 1622 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। खुर्रम, जिसको आप शाहजहां के रूप में आगे जाकर देखेंगे, यानी आदेश ये जहांगीर का ही था। तो सीधा सीधा मतलब है, यहां पर खुसरो को अंधा कर दिया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ये जहांगीर के सारे प्लान थे। और इसी प्लान में सिख गुरु जो अर्जुन देव था,
उसकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि जहांगीर ने जब ये पता लगवाया कि खुसरो ने विद्रोह जो किया है उसमें किसने उसकी मदद करी, तो पता चला कि जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को इसलिए मरवा डाला क्योंकि सिखों व मुगलों में इसकी वजह से आगे कटुता तो हुई, लेकिन लॉजिक क्या था, जो खुसरो था, खुसरो अर्जुन देव के पास गया था और अर्जुन देव ने उसको मदद करी थी। जब जहांगीर ने इस बात की जांच करवाई तो उसको पता चला कि खुसरो को उकसाने और उसको मदद करने वाला अर्जुन देव ही था, तो जहांगीर ने उसकी हत्या के आदेश दे दिए, बंदी बना लिया गया। 5 दिन तक यातनाएं दी गई और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई, जिसकी वजह से सिखों में और मुगलों में बहुत बड़ी दुश्मनी यहां पैदा हुई। और सिख धर्म जो बिल्कुल शांति का धर्म था 5वें गुरु तक, सिखों का 5वां गुरु था अर्जुन देव, 5वें गुरु तक जो बिल्कुल शांति का गुरु था, जैसे अर्जुन देव की हत्या करेगी 6ठे गुरु से ही सिखों ने अपना सैनिक दस्ते, सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों की शुरुआत यहां से सिखों के अंदर शुरू होने लगी और सिखों ने अपने बचाव के लिए मुगलों से टकराना शुरू कर दिया। जहांगीर ने कई बाग बगीचे बनवाए, जिनमें कश्मीर का शालीमार और निशांत बाग जो है वो सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं। राज्याभिषेक के 7वें साल, राज्याभिषेक कब हुआ उसका, राज्याभिषेक कब हुआ, 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 7 साल बाद यानी 1612 में उसने हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन मनाया, जिसको उसने निगाह ए दस्त का नाम दिया और उसने प्रॉमिस किया कि वो हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा करेगा। ये चीज देखिए। उसके बाद बात करते हैं आप शाहजहां की। जैसे जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां को गद्दी मिल गई। शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां का कार्यकाल है। शाहजहां वही है जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम याद रखना, खुसरो अलग है, खुर्रम अलग है। तो शाहजहां खुर्रम यानी 1628 से 1658 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है आनंददायक। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जोधाबाई था। बहुत से लोग अकबर के साथ जोधा का विवाह दिखाएंगे, अलग अलग किताबों में बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। अहमदनगर को जीतने के बाद खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि, याद रखना, खुर्रम को जहांगीर ने ही शाहजहां की उपाधि दी थी क्योंकि उसने अहमदनगर को जीत लिया था एक युद्ध में। शाहजहां का काल भवन निर्माण कला, मैंने बताया आपको, जहांगीर का काल चित्रकला का गोल्डन ईरा था और शाहजहां का काल भवन निर्माण कला का स्वर्ण युग था, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो मुगल काल का पहला गोल्डन ईरा जहांगीर और दूसरा गोल्डन ईरा शाहजहां का माना जाता है। इसको आप लोग दूसरा स्वर्णिम युग बोलेंगे, ये भी याद रखना है। शाहजहां का विवाह, शाहजहां का विवाह सफी वंश की राजकुमारी मिर्जा हुसैन सफवी की पुत्री से 1610 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां का दूसरा विवाह आसफ खान जो नूरजहां का भाई और शाहजहां का सगा मामा था। शाहजहां का दूसरा विवाह अपने सगे मामा आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो के साथ हुआ था, जिसका बाद में जाकर के मुमताज महल के रूप से नामकरण किया गया या नाम बदला गया। यह विवाह 1612 में हुआ था। शाहजहां का तीसरा विवाह शाहनवाज खान की पुत्री के साथ 1617 में हुआ था। हालांकि ये इनके विवाह अनगिनत होते थे, कुछ फेमस विवाहों का वर्णन आमतौर पर किताबों में होता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें, शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में सबसे फेमस दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का तख्ते ताउस और दिल्ली का जामा मस्जिद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 1 दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किले में ही तख्ते ताउस आपको मिलेगा, जामा मस्जिद मिलेगा। अब दिल्ली के लाल किले में ही दीवाने आम और दीवाने खास। लाल किला जिसका दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा यहां, किला ए मुबारक। लाल किले का यहां पर नाम क्या था, किला ए मुबारक। दिल्ली का किला यानी लाल किला, किला ए मुबारक, दीवाने आम, दीवाने खास, तख्ते ताउस जिसको मुगल सिंहासन के रूप में माना गया,
मुगल सिंहासन का निर्माण करने वाला आगरा का एक जोहरी था जिसका नाम था बेबदल खान। इसने मुगल सिंहासन भी बनाया था और राजा के जो मुकुट होता था उसमें कोहिनूर हीरे को जड़ा था, कोहिनूर हीरे को जड़ा था। आगरा के अंदर बिल्डिंग देखें शाहजहां के नाम से तो ताजमहल जो वर्ल्ड फेमस है और मोती मस्जिद, दोनों चीजें और भी आपको याद रखनी है। ये कुछ बिल्डिंगों हैं जिनका वर्णन शाहजहां के रूप में मिलता है। शाहजहां ने पुर्तगालियों से 1632 ईस्वी में हुगली नदी के क्षेत्र को खाली करवाया था। एक्चुअली हो क्या रहा था, यह एक स्टोरी चल रही थी। आप लोग देखोगे 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार भारत में व्यापारिक कोठियां बना दी और 1611 में अंग्रेजों ने अपना व्यापार भारत से परमिशन के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया। पुर्तगाली लगभग 100 साल पहले आ चुके थे। पुर्तगालियों ने हुगली नदी और जितना भी इंडियन ओशियन का एरिया था उस पर कब्जा कर रखा था और व्यापारियों के रूप में अंग्रेजों को समर्थन था मुगलों का। जब व्यापार की परमिशन मिल गई जहांगीर से तो अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेज जितना भी व्यापार करते थे समुद्री जहाजों से, पुर्तगाली उनके जहाजों के सामान को लूट लेते थे। अब जब तक जहांगीर का काम था तब तक तो अंग्रेज सहते रहे, लेकिन जब शाहजहां का शासनकाल आया तो अंग्रेज काफी दुखी हुए और उन्होंने राजा से मिलने की कोशिश करी। उन्होंने एक बार कहते हैं कि 1632 में अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी शाहजहां के पास गए और उसे कहा कि महाराज लो आप अपनी परमिशन व्यापार के हम आपके वापस करते हैं और हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। शाहजहां ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सर हमारा सामान समुद्र में लूट लेते हैं तो हम व्यापार कैसे करेंगे? तो शाहजहां ने पूछा कि ऐसा कौन करता है? तो उन्होंने कहा कि ये सब पुर्तगाली करते हैं और कहते हैं कि शाहजहां को गुस्सा आया और उसने अपनी मुगल सेना को आदेश दे दिया और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता और बंगाल के अंदर जितने भी पुर्तगाली थे उन सब की बस्तियों को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि पुर्तगालियों ने काफी सारे समुद्र डाकू समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में छोड़ रखे थे, जिनकी वजह से सारा काम हो रहा था। इस नीति को पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा था। शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसकी जगह सहार ए तस्लीम, ये मुसलमानों के अंदर मुस्लिम धर्म के अंदर किसी को सलाम और नमस्कार की एक विधि होती थी जिसमें पांव, घुटने, कोहनी और जो मस्तक होता था वो जमीन पर लेट करके राजा को सलाम करना होता था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिको, सूजा और मुराद। 2 पुत्रियां थी, जहां आरा और रोशन आरा। इनमें औरंगजेब ने दारा शिको, सूजा, मुराद की हत्या कर दी और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया आगरा के किले में, जो जहां आरा की देखरेख में उसको कैद रखा गया। ये स्टोरी आपको आगे मिलेगी। शाहजहां पहला मुगल शासक था जो अपने जीवन में गद्दी से वंचित कर दिया गया और औरंगजेब द्वारा 1658 में उसको कैदी बना लिया गया। कैद में पड़ा रहा 8 साल तक और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। किसके कहां पर रखा गया? उसको आगरा के महल में रखा गया, जहां से वह अपनी पत्नी को की याद में बनाए गए ताजमहल को देख सकता था। जहां आरा जो उसी की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी, उसके निरीक्षण में उसको बंदी बना के रखा गया था कि बहन पिताजी जेल से निकल ना जाए। ये चीज आपको देखनी है। उसके साथ आप देखोगे आगे औरंगजेब का काल। औरंगजेब का कार्यकाल हालांकि शाहजहां की मृत्यु से पहले ही शुरू हो गया, क्योंकि उसने उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। कार्यकाल 1658 से 1707 यानी 50 वर्ष का कार्यकाल औरंगजेब का है। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर हुआ था। 1633 ईस्वी में सुधाकर नामक हाथी को घायल करने के कारण शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दे दी थी। 1636 में औरंगजेब को शाहजहां ने पहली बार दक्कन का सूबेदार बनाया, जहां वह 1644 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन के ऊपर बैठा था। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका वास्तविक राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 को हुआ था। औरंगजेब को
जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब के काल में ही पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव मंदिर को तोड़ दिया गया था। औरंगजेब इस्लाम के समर्थक के रूप में, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। नौरोज त्योहार को मनाना बंद कर दिया। तुला दान और झरोखा दर्शन, इन विधियों को भी उसने दरबार से बंद कर दिया। दरबार में होली, दिवाली मनाना उसने बंद करवा दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुण्य जजिया कर को शुरू कर दिया और तीर्थ यात्रा कर को भी दोबारा लगा दिया, जो टैक्स अकबर ने स्थगित कर दिए थे। संगीत विरोधी था। दरबार से नाचने गाने, म्यूजिक और डांस, ये चीजें अखबार से उसने समाप्त करवा दी, बंद करवा दी। कोई काम ऐसा नहीं होता था। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी 1675 में, जिससे सिखों और मुगलों में एक बार फिर दुश्मनी हो गई। क्योंकि ध्यान रखना, सिखों का 5वां गुरु, सिखों का 9वां गुरु, 5वां गुरु अर्जुन देव, 9वां गुरु तेग बहादुर। 5वें को जहांगीर ने, 9वें को औरंगजेब ने। यह चीज आपको जरूर देखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में मुस्लिम कानून के संग्रह फतवा ए आलमगीरी को संरक्षण दिया गया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम जनता पर दोबारा से जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। जनता को आर्थिक राहत देने के लिए राहदारी और पानदारी करों को माफ कर दिया गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल वंश का पतन यहां से शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद अगला नंबर आता है बहादुर शाह का, क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि मुगल वंश 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक ये मुगल वंश का सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड माना जाता है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। लेकिन कहने को मुगल वंश 1707 में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वो 1857 तक, क्रांति तक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व तक रहा। लेकिन रियल जो मुगल डायनेस्टी है वो 1707 में शक्तिशाली जो मुगल वंश था वो समाप्त हो चुका था। अब ऐसे मुगल राजा थे जो अंग्रेजों के इशारे पर, वजीरों के इशारे पर, अपने मंत्रियों के इशारों पर नाचने वाले थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान आमतौर पर नहीं रहता है। लेकिन किसी डायनेस्टी को, किसी वंश को हम लोग पूरा तभी मानते हैं जब वो कंप्लीट कवर हो। तो आइए बहादुर शाह को देखते हैं हम लोग। 1707 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1712 तक उसका काल रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श, तीनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में मुअज्जम, जो कि उस वक्त 63 वर्ष का था, वह विजयी हुआ। उसने अपने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि ग्रहण की और अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित कर दिया। तो ये जो मुअज्जम था औरंगजेब का बड़ा बेटा, यही बादशाह बना और इसी ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि देकर के 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक मुगल वंश के शासन के रूप में काम किया। बहादुर शाह प्रथम भी इसको कहा गया, शाह आलम प्रथम के नाम से भी इसको जाना गया। दोनों नाम याद रखना, बहादुर शाह प्रथम बोले या शाह आलम प्रथम बोले, दोनों का नाम आपको यहाँ पर, ये दोनों इसी के नाम है। उसके बाद नंबर आता है जहांदार शाह का कार्यकाल। जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक मुगल वंश के राजा के रूप में हुआ। जहांदार शाह बहुत ही दुर्बल और चरित्रहीन व्यक्ति था, जिसके कारण इसके प्रशासन की बागडोर उसके वजीर जुल्फिकार खान के हाथ में थी। जहांदार शाह ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। यही क्वेश्चन इसका आता है, क्योंकि जजिया कर के ऊपर रोक लगाई अकबर ने, औरंगजेब ने उसको दोबारा से शुरू कर दिया
और फिर इसको बिल्कुल समाप्त करने वाला जहादर शाह माना जाता है। 1713 में आगरा में फर्रुख सियर ने जहादार शाह को शिकस्त दे दी, उसको हरा दिया और लंबट मूर्ख की उपाधि दी। लंबट मूर्ख के रूप में जहादर शाह को जाना गया। यानी दो क्वेश्चन मेन रहेंगे, एक जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया जहादर शाह ने और दूसरा उसको लंबट मूर्ख कहा गया। उसके बाद नाम आएगा फर्रुख सियर का, जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनने वाला पहला मुगल राजा रहा। 1713 से लेकर 1719 तक का उसका काल रहा। फर्रुख सियर के शासनकाल में हुसैन अली खान, मीर बख्शी तथा अब्दुल्ला खान को वजीर का पद जो है वो प्रदान किया गया। सैयद बंधु जो थे अब्दुल्ला और हुसैन अली, इनको मुगल वंश के दौरान फर्रुख सियर के काल का किंग मेकर कहा गया। सैयद बंदियों में सैयद हुसैन अली पटना का उप गवर्नर था और सैयद अब्दुल्ला खान जो है वो इलाहाबाद का गवर्नर बन गया था। 1715 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को मरवा दिया था, जो बहुत बड़ी घटना मानी गई इतिहास की। और 1717 में फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए, जिसके अंतर्गत 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का अधिकार दे दिया गया। 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुख सियर को मारकर रफी उद दर्जात को गद्दी पर बैठा दिया था। फर्रुख सियर पर अंग्रेजों को अंधाधुंध ब्लाइंडली लाइसेंस बांटने का आरोप भी लगाया जाता है। ये आपको फर्रुख सियर का समय आपको यहां दिखेगा। रफीद उद दर्जात को अक्षय रोग होने के कारण उसने 4 महीने तक शासन किया और वह मर गया। अगर रफीद उद दर्जात की बात करेंगे तो 1719 में शुरू हुआ और 1719 में इसका कार्यकाल समाप्त भी हो गया। फिर नंबर आएगा मोहम्मद शाह का, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा गया। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 तक रहा। सैयद बंधुओं ने जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि दे दी और उसको गद्दी पर बैठा दिया। उसकी विलासिता पूर्ण प्रवृत्ति के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा गया। ये कहा जाता है, कुछ ग्रंथों में और कुछ किताबों में ये कहा गया है कि मोहम्मद शाह रंगीला इतना ऐशो अयास में भरा रहता था कि वह काफी समय तक राज्य का दौरा नहीं करता था। और इसके बारे में एक बहुत हंसीपूर्ण एक वाक्य है कि मोहम्मद शाह रंगीला एक दिन में 18 ड्रेस बदलता था। यानी बहुत खतरनाक व्यक्ति इसको माना गया। यही व्यक्ति था जिसके बारे में काफी सारे अलग अलग प्रचार भी हुए। सैयद बंधुओं में हुसैन अली को हैदर खान ने मार डाला और 1724 में अब्दुल्ला खान को विष पिलाकर मार डाला गया। 1722 में निजाम उल मुल्क वजीर नियुक्त हुआ और उसने प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयत्न किया, परंतु अंत सम्राट की संदेशपद प्रवृत्ति के कारण वह दक्कन चला गया और दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की 1722 में हैदराबाद की नींव स्थापित करी और वो निजामुल मुल्क ने ही की, जो उसका वजीर भी था उस समय यहां से निकल गया था। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सादत खान ने अवध राज्य की नींव डाली और अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो ध्यान देखिए, नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 अवध और नंबर 3 हैदराबाद, तीनों के तीनों राज्यों की स्थापना इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुई। हैदराबाद की नींव निजामुल मुल्क ने, अवध की नींव सादत खान ने और बंगाल का स्वतंत्र राज्य अलीवर्दी खान ने। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इनका उचित मिलान वाला क्वेश्चन भी आता है। फिर हुआ इसी के समय में करनाल का युद्ध 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। 24 फरवरी 1739 को करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसको करनाल का युद्ध कहा जाता है। इसके पीछे की स्टोरी ये मानी जाती है कि नादिर शाह जो ईरान का एक आक्रमणकारी था, ईरान से आया था, उसने पहले अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और जब उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह से उसका संपर्क हुआ और मोहम्मद शाह ने ये वचन दिया था
कि वह अफगानिस्तान के किसी भगोड़े को भारत में शरण नहीं देंगे और न ही काबुल तक आने देंगे। लेकिन जब ये ऐसा नहीं हुआ और खुद कहते हैं कि नादिर शाह ने अपना एक दूत भारत भेजा था जिसकी दिल्ली में हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण भी किया और दिल्ली के अंदर भी कत्लेआम बाद में मचाया गया था। तो ये नादिर शाह का और यहाँ पर मोहम्मद शाह का युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला की इसमें हार हुई, नादिर शाह इसमें जीत गया और यहीं पर 3 घंटे तक ही सिर्फ ये युद्ध चला, जिसमें निजामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका भी निभाई थी। इसी के समय दिल्ली में कुछ मुगल सैनिकों ने फारसी सैनिकों का वध कर डाला था, जिससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया। नादिर शाह दिल्ली से मयूर सिंहासन, याद रखिएगा, और कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में हमने शाहजहां के समय डिस्कस किया था कि मयूर सिंहासन मुगल सिंहासन बनाया गया बेबदल खान के द्वारा। तो ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर नादिर शाह लेकर गया, जो बाद में अंग्रेजों के हाथ लगे और आप लंदन के अंदर हैं। कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश पर भी नादिर शाह का अधिकार हो गया था। उसके बाद आता है अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754, छोटा सा कार्यकाल था। इसके शासनकाल में 1748 1749 में अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी ने आक्रमण किया था और उससे संपूर्ण देश का अधिकार पत्र लिखवा लिया था। यह बहुत विलासी व्यक्ति था। इसने, आप विलासिता का अंदाजा लगाइए, राजाओं के बेटों को कैसे कैसे पद मिलते थे। इसने अपने 2.5 वर्ष के बेटे महमूद को पंजाब का गवर्नर बना दिया था, 1 वर्ष के बच्चे को कश्मीर का गवर्नर बना दिया और 15 वर्ष के बच्चे को अपना नियुक्ति नियुक्त कर दिया था वजीर के रूप में। ये सोच सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक था। 2.5 साल के अपने बच्चों को, 1 साल के बच्चों को राज्यों का गवर्नर यहाँ बना दिया जाता था। उसके बाद आता आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। एक आलमगीर के रूप में तो औरंगजेब ने अपना पद लिया था। तो यह आलमगीर सेकंड का कार्यकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक रहेगा। मुगल वंश मुगल वजीर इमाम उल मुल्क ने मुगल सम्राट अहमद शाह को अंधा करके उसके बाद आलमगीर सेकंड को सिंहासन पर बैठा दिया। आलमगीर सेकंड जहांदार का पुत्र था। जब वह अपने वजीर के चंगुल से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था तो उस समय उसको भी मार डाला गया। उसके बाद आता शाह आलम सेकंड। शाह आलम फर्स्ट आपने देखा जो औरंगजेब के तुरंत बाद हुआ। अब आएगा शाह आलम सेकंड, जिसका जिक्र आप लोग बक्सर के युद्ध के समय भी देखते हो। 1759 से 1806, 1759 यानी 1764 का बक्सर के युद्ध में शाह आलम को आप लोग देखे हैं। इसका वास्तविक नाम जो है वो अली गौहर था। शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम अली गौहर था। शासक बनने के बाद यह 12 वर्ष तक, आप सोचिए, शाह आलम सेकंड जो राजा बनने के 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं गया था। इसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध भी लड़ा था, किंतु हार जाने के बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहा। इलाहाबाद की संधि इसके साथ अंग्रेजों की हुई। 1772 में मराठों की सहायता से यह दिल्ली पहुंचा था। 1765 में इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वचन दिया। इसी को इलाहाबाद की संधि कहा गया। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1806 ईस्वी तक यह अंग्रेजों की पेंशन पर ही जीवित रहा। उसके बाद नाम आएगा अकबर सेकंड का। याद रखिएगा, अकबर सेकंड भी हुआ है। अकबर फर्स्ट तो हुआ है, अकबर जो खुद अकबर था, वैसे अकबर सेकंड भी हुआ है। उसी तरीके से आलमगीर जो खुद औरंगजेब था तो आलमगीर सेकंड भी हुआ है। औरंगजेब, अकबर सेकंड की बात करेंगे तो 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन के सिलसिले में राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। याद रखिए, अकबर सेकंड ही था जिसने राम मोहन राय को लंदन भेजा था अपने ओर से यह बात करने के लिए कि इंग्लैंड के राजा से बात करो या इंग्लैंड की रानी से बात करो कि मेरी पेंशन और मेरी
जो है वो सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, और ये काम करने के लिए राम मोहन राय को भेजा था, और यहीं से राम मोहन राय का नाम राजा राम मोहन राय पड़ा था। ये क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इस व्यक्ति का पूछ लिया जाता है। उसके बाद है बहादुर शाह जफर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्लान बना लिया था कि वो म्यूजिक का तो उसको शौक था ही था, एक बहुत बड़ा शायर भी था वो, और उसने जब 1857 की क्रांति में भारतीय जनता, भारत के सारे राजा और सेना लड़ने के लिए तैयार हुई, तो सारे की सारी सेना और राजा बहादुर शाह के पास, जो उस समय दिल्ली में था, वहां पहुंचे और उसे कहा गया कि आप 1857 की क्रांति का हमारा नेतृत्व कीजिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो बहादुर शाह जफर ने हंसी हंसी स्वीकार कर लिया, हालांकि उसको पता था कि वो मारा जाएगा, लेकिन उसने कहा था कि मेरे मुगल पूर्वजों ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए हैं, मैं ऐसा नेतृत्व करके उनके जो अत्याचार हैं उनका कर्ज चुकाना चाहता हूं, और उसको युद्ध का नेतृत्व उसने किया। अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया। कई दिन भूखा रहने के बाद जब उसके सामने खाना रखा गया, तो उसके खाने की प्लेट में उसके बेटों के सर थे। अंग्रेजों ने उसके सामने ये पेश किया था। तब बहादुर शाह ने कहा था कि भारतीय पिताओं के बेटे युद्ध के मैदान से इसी तरह वापस आते हैं, यानी एक सच्चा राजा के रूप में इस व्यक्ति ने यहाँ पर फर्ज निभाया था। 1837 से 1857 कार्यकाल रहा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें बंदी बनाकर रंगून के लिए निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित शहर रहेगा यहाँ पर, रंगून भेज दिया गया। रंगून की जेल के अंदर इनको रखा गया, और 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने पर मुगल वंश का समाप्त हो गया। रंगून के अंदर ही इनकी जो समाधि, जो कब्र मानी जाती है, वो यहीं पर मौजूद है। तो इसी रंगून के ऊपर बहादुर शाह जफर की समाधि स्थल से ही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना का उद्घोष भी किया था। या आप सोच सकते हो कि ये मुगल वंश जो है वो 1526 ईस्वी में बाबर से जो शुरू हुआ था, वो 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर से समाप्त हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा आपका मुगल वंश था। उसके साथ साथ आप लोग पूरे इंडिया के अंदर हर प्रकार का, चाहे वो आपका सीटेट है, चाहे वो केवीएस है, चाहे वो आपका डीएसएसबी है, चाहे वो एनवीएस है, चाहे वो हरियाणा टेट है, चाहे वो यूपी टेट है, यूजीसी नेट है, पूरे इंडिया में जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर हम भेजते हैं। आज इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं।